मैं शांति से खड़ा हूँ। इसी सिलसिले में एक बंदा आता है जो दौड़ के आता है और मेरे पास अपनी यहाँ से निकालता है कुछ, वो लेके मेरे पेट के सामने सटा देता है। जब वो सटाए मैं पीछे ये क्या कर रहा है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का ही मसला है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है ओखला में। इंसिडेंट में 112 पे कॉल किया, पुलिस वहाँ आई, पुलिस को इन्फॉर्म कराया, जो हमारे पास वीडियो फुटेज मिले वो दिया, उसमें वो क्लियर दिख नहीं रहा है कि वो कौन है, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। रात में सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल नहीं है, पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए। दोस्तों अभी रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं और मैं हूं जामिया नगर थाने पे। आप सोच रहे होंगे आखिर थाने में ऐसा क्या मामला हो गया है। ये इलाका मुसलमानों का इलाका है। आमतौर पे जो हिंदुस्तान के मुसलमान सोचते हैं या दिल्ली के मुसलमान सोचते हैं, जामिया नगर के बारे में कहा जाता है कि वो हाईली एजुकेटेड इलाका है, लेकिन मैं हूँ रात के 1:30 बजे थाने में। तो ऐसा हुआ क्या है, मैं क्यों हूँ थाने में? हमारे साथ एक साहब हैं, उन पे एक आदमी ने अभी रात में कुछ देर पहले ही चाकू से या कुछ धारदार हथियार था उसके बाद उससे हमला करने की कोशिश की। जमीला साहब मुझे ये बताइए एग्जैक्ट हुआ क्या आपके साथ? देखिए, मैं ड्यूटी कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम है। कल मैं ऑफिस गया था, आज ऑफिस नहीं गया। मैं खाना खाया, खाना खा के मैं नीचे उतरा, मेरे को दूध लेना था। मैं दूध लेने के लिए आफ्ताब है, किराना स्टोर है, उसके सामने गया। मैं आफ्ताब से पूछा, आफ्ताब दूध है? मैं वहाँ खड़ा हो गया, उससे बात हो रही कि दूध है कि नहीं है। मैं शांति से खड़ा हूँ। इसी सिलसिले में एक बंदा आता है जो दौड़ के आता है और मेरे पास अपनी यहाँ से निकालता है कुछ, वो लेके मेरे पेट के सामने सटा देता है। जब वो सटाए मैं पीछे ये क्या कर रहा है, तो उसके बाद फिर वो भागता, गाली देते हुए भागता हुआ चला जाता है। गाली आप ही को दे रहा था? वो किसको गाली दे रहा था, मेरे को क्यों दे रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया। ये जो इंसिडेंट हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड में हुआ। ये तो ऐसा तो नहीं कि वो नशे वशे में रहा हो, कि नशेड़ी रहा हो? अब मेरे को तो लग रहा है कि वो नशे में था, लेकिन अगर नशे में ही था तो मेरे को क्यों किया उसने? मेरे पास क्यों आया? ना मेरे से कोई वास्ता, ना उससे कोई बातचीत, ना कोई झगड़ा। मैं घर से निकला हूँ, खाना खा के वहाँ खड़ा हूँ, दूध लेने की इंतज़ार कर रहा हूँ कि ग्राहक हटेंगे, मैं दूध लूँगा फिर चला जाऊँगा। इसी सिलसिले में आता है, वो ला के मेरे पेट के पास यहाँ तक। कितना टाइम कितना हो रहा होगा? लगभग पौने 11 हो रहा था। तो उस टाइम तो जाकिर नगर में दुकानें खुली रहती हैं? सारी दुकानें खुली रहती हैं, सब लोग वहीं थे। और भी लोग थे। मैंने बोला कोई पहचान है? बोला कि हम लोग पहचान ही नहीं रहे। कोई बताने को तैयार नहीं, कोई पहचान ही नहीं रहा उसको कि वो कौन है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये मुस्लिम मोहल्ला है, अगर मान लीजिए वो एक नशे में था, वो बंदा नशेरी था, इतनी मुस्लिम एनजीओ काम करती है, आप लोग काम करते हैं, इतने सारा काम इस इलाके में लोग करते हैं, तो नशा इतना ज़्यादा क्यों इस इलाके में? मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि वो नशे ही में रहा होगा, आपसे कोई दुश्मनी उसकी नहीं थी, एक नशे में था, एक आदमी चाकू लेके आ गया, हमला करने की कोशिश की, अल्लाह का शुक्र है आप बच गए। अगर वो आपको चाकू मार ही देता तो नशे की वजह से होता, कोई झगड़ा भी उसका नहीं है। तो नशे पे ओखला वाले या ओखला जो तंजीमें हैं, ओखला में आप जैसे लोग जो एनजीओ चलाते हैं, कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, नशे पे कंट्रोल एक तो होता है कि इंसान को, अब मैं इसको एक जेनरिक बात बोलूँ कि आप जो हम सिटीज़न हैं, हम भारत के वोखरा में हैं, चाहे दुनिया के किसी कोने में हैं, यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जागरूक रहें। हमारी सेफ्टी की ज़रूरत है। अब जो हमारा समाज नशे में डूब रहा है उसको हम अवगत करा सकते हैं। हम भी एनजीओ से जुड़े हुए हैं। हम एनजीओ के कई बार हम लोग ये मतलब अपने काम करते हैं कि भाई नशा नहीं करना, नशा से हमारी जनरेशन ख़राब हो रही है, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन अब हम इस पे क्या कंट्रोल करेंगे? हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, इंसिडेंट में 112 पे कॉल किया, पुलिस वहाँ आई, पुलिस को इन्फॉर्म कराया, जो हमारे पास वीडियो फुटेज मिले वो दिया, उसमें वो क्लियर दिख नहीं रहा है कि वो कौन है, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है और कैमरा में क्लियर नहीं आया। लेकिन यहाँ हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है। आपने यहाँ रिपोर्ट थाने में करा दी है? मैं थाने में रिटर्न कंप्लेन देने आया हूँ। हमारे भाई खतीब भाई हैं और आसिम भाई हैं और भी लोग थे, उन्होंने बोला कंप्लेन करो, रिटर्न में कंप्लेन दो एटलीस्ट, कि ये हमारे एसएचओ साहब के संज्ञान में एटलीस्ट रहे कि अगर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस पेट्रोलिंग होती है तो बार बार यही होता है कि प्रशासन के पास सोर्स ऑफ रिसोर्सेज कम है, इसकी वजह से प्रॉपर वे से मतलब कार्रवाई नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ हमारी सिक्योरिटी की बात है, हम अपने आप सेफ हैं, हम नशेड़ी नहीं है। वो नशे में था, मेरे साथ मेरा फैमिली है और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। अगर किसी के साथ ये इंसिडेंट होता है तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? हम तो प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं ना, प्रशासन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, पुलिस अगर उस आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकी, मान लीजिए जबकि आपने वहाँ वीडियो फुटेज दिखा दिया, तो क्या करेंगे उसके बाद आप? अब क्या करेंगे? हम आगे जाएंगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी की बात है। जो मेरे से कोई इंसिडेंट नहीं, मेरे से कोई बातचीत नहीं, वो मेरे को ला के रसूआ या चाकू जो ला के दिखा सकता है, कल वो मेरे लिए क्या करेगा? उसके अंदर डर नहीं है ना। आप बोल रहे हो थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूँ कोई नशे में था, लेकिन वो नशे में था, कल होके तो फिर वो नशे में होके मेरे को ढूंढेगा जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया है। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं है, चूँकि आप इस इलाके के एक्टिव लोगों में हैं,
और अमानत भाई के साथ हैं आप, तो ऐसा तो नहीं है कोई ऐसी दुश्मनी किसी की रही हो, ऐसा कुछ लगता है आपको कभी? जहाँ तक अमानत भाई की बात है कि अमानत भाई एक लॉयल आदमी है, एक पॉलिटिशियन है, और अमानत भाई के साथ होने का एक कारण है। कारण ये है कि अमानत भाई एक अच्छे आदमी है और अच्छे तरीके से अपने समाज के दूसरा कोई दुश्मनी में ऐसा कुछ आपके नहीं साथ नहीं होता है? नहीं, अमानत भाई के साथ रहने की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं है, और हम लोग कभी कोई ऐसी एक्टिविटी में नहीं रहते हैं, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं रहता। अमानत भाई से जब भी बात होती है तो बोलते हैं कि प्रशासन और हम एक सिटीज़न है, क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं, जो अमानत भाई के पास जो भी इंसिडेंट हो रहा है उनके साथ ही, तो कई बार हम लोग को ये मैसेज भी कन्वे करते हैं कि बहुत सोच समझ के कोई काम करना है, क्योंकि हमें हर जगह पकड़ा जा रहा है, और हम एक आइडेंटिटी है कि हमारे साथ रह रहे हो। अगर खुदा न खास्ता तुमने कुछ गलत किया तो मेरे ऊपर आएगा कि अमानत के साथ रहता है, अमानत के दोस्त में इसने ये गलत काम किया है। तो ये सारी चीज़ को तो बार बार जब भी हम लोग कभी मिलते हैं, कोई बात होती है, तो ये सारी बातें होती रहती हैं। खतीब, हमें ये बताइए, जब उपेंद्र जी यहाँ SHO थे, हम लोग कई बार उनसे मुलाकात किया हमने, उपेंद्र जी कहते थे कि किसी की हिम्मत नहीं है, जो जितने बदमाश थे, चाहे वो जहाँ के भी बदमाश रहे हो, वो या तो अपने गाँव चले गए हैं या यहाँ घरों में घुसे हुए हैं। तो उपेंद्र जी के जाने के बाद ओखला में फिर कहीं फायरिंग हो रही है, आज इन पे चाकू चला दिया गया, चाकू चलाने की कोशिश की गई, अगर चाकू चला दी, आखिर क्यों हो रहा है? बदमाशों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जा रही है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का ही मसला है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है ओखला में। क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं, बैड एलिमेंट, डिस्टर्बिंग एलिमेंट इस टाइम पे पूरी तरह से काबिज़ है। चीटिंग चल रही है, फ्रॉड चल रहा है, लूट मार चल रही है। अभी एक साहब के 12 लाख रुपए निकाल लिए उनके लॉकर से, मैं आपको बता रहा था अभी, और स्नैचिंग चल रही है। अब इस तरह की वारदातें हो रही हैं। पिछले साल आपने देखा कि 4-5 मर्डर हुए हैं, तो आप हालात देखें क्या चल रहे हैं इस टाइम। तो पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर सख्त हो जाए तो लगाम लग सकती है, अंकुश लग सकता है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ, जब इनका इंसिडेंट हुआ, मैंने 4-5 कॉल तो करी हैं SHO साहब को, ATO साहब को भी कॉल करी, थाने में और लोगों को भी कॉल करी। 45-40 मिनट के बाद तो PCR वैन आई है। नहीं, जिन लोगों को आपने कॉल उठाई उन्होंने, मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर वो फ़ोन उठा लेते तो हो सकता है और जल्दी आए थे। उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब फिर 112 नंबर पे कॉल करी। 112 पे कॉल करने के बाद फिर वो लोग वहाँ पर आके खड़े हो गए मेन रोड पर, और वो कहने लगे आप थाने आ जाओ। फिर हम मेन रोड पर गए। मेन रोड पे जाने के बाद उनको वहाँ से लेकर आए। तो ये तो अच्छा, आप गौर कीजिए, आप सोशल वर्कर हैं, बिल्कुल एक्टिव आदमी हैं, अमानत साहब के साथ हमेशा रहते वाले लोग हैं। अगर आपका फ़ोन पुलिस नहीं उठाती है तो जो आम आदमी गरीब इस इलाके में ओखले में कहीं पर रहता है, उसका फ़ोन भला कैसे पुलिस उठा लेगी? भाई यही तो सबसे बड़ा मसला है। अब आपने उपेंद्र जी की बात करी, मैंने जब भी उपेंद्र जी को फ़ोन कराया, उन्होंने एक कॉल पे मेरा फ़ोन उठाया, और आम आदमी की भी सुनवाई होती थी, ऐसा लोगों को कहना है। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है। उनका कहना था कि उपेंद्र जी के ज़माने में क्राइम पे अंकुश लगा है, और अब इस टाइम पे सिचुएशन दूसरी है। बात भी करी है SHO साहब से, इस बारे में हमारे डिस्कशन होता रहता है। हम इशूज़ यहाँ पर लेकर आते हैं अपने मार्केट के एरियाज़ के, और भी इशूज़। तो सबसे बड़ा उनके मतलब एक जवाब होता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास 70-80 लोग हैं, हम कहाँ तक मैनेज करें एरिया को। एरिया इतना बड़ा है, 3-4 लाख की आबादी है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई जवाब नहीं हुआ। जब पुलिस वाकई में अगर सख्ती करना चाहेगी तो 5 पुलिस वाले 5 लाख लोगों पे अकेले काफ़ी है, क्यों? आपको नहीं लगता ये? बेशक, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि अगर कोई प्रोटेस्ट आज, अगर आप अपने हुकूक के लिए प्रोटेस्ट पे बैठ जाएं, अभी आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन इस तरह का कोई क्राइम होता है तो उसको बहुत लाइटली लिया जाता है। आम आदमी के माल की कोई कीमत नहीं है। थाने में आओ, यहाँ पर बोर्ड लिख के लगा रखा है कि भाई अगर चीटिंग का कोई मसला है या सिविल मैटर है कोई भी, तो थाने में सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा, आप कोर्ट जाएं। मतलब आम आदमी कोर्ट जाके धक्के खाए। थाने में किस चीज़ की सुनवाई है भाई? ये मुस्लिम मोहल्ला है, 100% मुसलमान ही रहते हैं, का दुक्का बेचारे गैर मुस्लिम है जहाँ इस इलाके में। तो मुसलमानों के मोहल्ले में एक मुसलमान अगर सुरक्षित नहीं है, उसे डर लग रहा है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? शिबली भाई, पूरे लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। सेफ्टी मेजर्स पूरा ध्वस्त हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त हो चुका है ओखला के अंदर। आप देख सकते हो, आप रिपोर्टिंग करते रहते हैं डेली बेसिस पे। नशा बिल्कुल चरम पर है, स्नैचिंग है, पिक पॉकेटर्स हैं। सबसे बड़ी बात, रात में सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल नहीं है, पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए। और जैसे इंसान रात में आते थे, होटल खुले रहते थे, स्टूडेंट से खाना खाए बिल्कुल आराम से हैप्पीली घर चले गए, अब वो वाला माहौल नहीं रहा। आदमी को एक दिमाग में और दिल के अंदर एक खौफ रहता है रात को आते हुए, कहीं इधर से कोई ब्लेड ना मार दे, चाकू ना मार दे। और जैसा आज ज़बीउल्लाह भाई के साथ हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ, बहुत अफसोस की बात है इलाके के लिए और हमारे लिए भी।
तो नॉर्थ इंडिया के जो मुसलमान हैं वो आमतौर पर जब शिफ्ट करते हैं दिल्ली तो पहला टारगेट उनका ओखला होता है, सब जानते हैं, ओखला में ही रहना चाहते हैं। हर कोई सोचता है कि जामिया वहाँ पे है, मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, अच्छा इलाका है। तो ऐसे में भला जब इस तरह चाकूबाजी होगी, किसी पे कोई कभी गोली चला देगा, कोई कभी किसी को मार देगा, कहीं स्नैचिंग हो जाएगी, तो भला ये ओखला जो लोगों में मशहूर है कि बहुत अच्छा जगह है, लेकिन सेफ तो है नहीं है। अदर स्टेट से लोग बहुत एक्सपेक्टेशन से आते हैं ओखला के अंदर, अपना कारोबार के नज़रिए से और एक मुस्लिम कम्युनिटी उसकी वजह से, और अपने बच्चों को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। पर यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं तो उनके सपने में ऐसा लग रहा है कि ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही, हम लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, हम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। और मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, आज से 4-5 साल पुरानी बात है कि हम 2 नंबर गली जाकिर नगर में रहते हैं, तो पतली गली में एक साहब ने कमरा ले लिया और वहाँ पर मतलब लोगों ने नोटिस करा कि इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी कुछ। तो वहाँ पर ऐसा हुआ, हमने RWA वगैरह की मीटिंग कराई उस दौर में, और काफ़ी लोगों में यूनिटी हो गई, मोहल्ले वालों में, जो सलाम एक दूसरे को नहीं किया करते थे वो भी मुसाफा करते थे और एक दूसरे का हालचाल पूछते थे। ये मतलब हालात हो गए थे। तो साहब ऐसा हुआ कि वो एक दफ़ा कुछ एक लड़की थी या कोई वो थी, वो अंदर रूम में गई होगी। अब एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे मोहल्ले के, तो साहब उन्होंने क्या करा, बाहर से वो कुंडी लगा दी उसकी, और सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो के चले गए पूछने के लिए। तो जो साहब अंदर थे ना, मैं उनका बता रहा हूँ, वो जब बाहर निकले, उनका दरवाज़ा नॉक करा तो 30-40 लोग उन्होंने जब देखे तो उनके हाथ में पता नहीं क्या बर्फ़ काटने वाला सूआ था। उस टाइम उन्होंने सोचा कि शायद मॉब मुझे मारने के लिए आ गया, क्या हुआ। और वो शिबली भाई ईमानदारी से इस तरीके से हिल रहे थे यूँ करके। तो उनसे पूछा कि भाई ये क्या है और आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कुछ अटपटा सा जवाब दिया। उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो उनसे सिर्फ ये बोला था कि आप 2 दिन में कमरा खाली कर दीजिए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, वरना फिर हम लीगल वे में जो है कार्रवाई करेंगे। तो एक ही दिन में कमरा खाली हो गया था। तो ये सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है ना, ये पब्लिक का प्रेशर होता है। ये जो खतीब तिहामी कह रहे हैं, ये ख़ास बात ये है कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि आपकी गली में कोई नशेरी है, आपकी गली में कोई चाकूबाज है, कोई चोर है, पॉकेटमार है, स्नेचर है, तो उसको बर्दाश्त मत कीजिए। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग मिल गए, जो RWA बना हुआ। RWA काम आखिर होता क्या? RWA पुलिस की दलाली के लिए नहीं होती। RWA का मतलब होता है ये सब काम करना होता है। तो RWA वाले सब लोग मिलकर ऐसे लोगों को जो एंटी सोशल है इलाके से हटाइए, और जामिया नगर का नाम जो पूरी दुनिया में रोशन है उसे रोशन रहने दीजिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जामिया नगर जो एजुकेशन के लिए मशहूर है, मुसलमानों के इदारों के लिए मशहूर है, वो आगे चलकर स्नैचिंग के लिए, चोरी के लिए, बदमाशी के लिए, इसके लिए मशहूर हो जाएगा। शिबली भाई, आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा, ये ओखला के आवाम के लिए है। जैसे ओखला के आवाम से मेरा ये कहना है कि जो भी गली में डिस्टर्बिंग एलिमेंट खड़ा होता है, नशेड़ी खड़े होते हैं, तो आप उनकी तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन पे कंप्लेंट करिए, मीडिया पे कंप्लेंट कीजिए, ताकि ऑन द स्पॉट एक्शन हो सके और उन पर कहीं हद तक लगाम कसी जा सके। शुक्रिया।